Hello everyone, welcome to my UPSC UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 की रेगुलर प्रिपरेशन करवा रहे हैं। आप भी इसे जुड़ जाइए। अगर आप अभी तक आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। और अभी 4 से और 6 सितंबर के बीच में 4 से और 6 सितंबर के लिए है जो इसमें डिस्काउंट रखा गया है। ऑफर है जो टीचर्स डे है, शिक्षक दिवस, उसको देखते हुए अप टू 25% का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों पे ही है, अलग अलग है। आप ये इस टाइम ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि बहुत से लोग आप में से डिस्काउंट वगैरह की डिमांड करते हैं। तो जैसे हमने 15 अगस्त के टाइम पे, इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे रखा था, अब ये फिर से हमारे पास अपॉर्चुनिटी आई है तो हमने फिर से डिस्काउंट रखा है। आप ज्वाइन कर लीजिए टेस्ट सीरीज, यही राइट टाइम है। अभी आपके एग्ज़ाम में जो तैयारी सीरियसली शुरू कर दीजिए। अगर अभी भी आपने शुरू नहीं की है तो जीएस और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है दोनों की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो ये डिस्काउंटेड लिंक है उसमें जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई आपकी क्वेरी है तो कॉन्टैक्ट डिटेल है, कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में ही, आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट फॉर ईच ऑफ द ईयर एट ग्लोबल लेवल हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय। ये जो HDR है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये ग्लोबली कौन पब्लिश करता है ये पूछा जा रहा है। जो मानव विकास रिपोर्ट है किसके द्वारा वैश्विक स्तर पर इसको प्रकाशित किया जाता है। और ये इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कई बार कि ये हर साल निकलती है, 2 साल में निकलती है, 6 मंथ में निकलती है, 5 ईयर में। तो ये हर साल रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट। और इसको UNDP हर साल पब्लिश करता है। यूनाइटेड नेशंस का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसकी ये वार्षिक रिपोर्ट है। सैडल पास सीन इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन। अभी रिसेंटली ये खबरों में चल रहा है सैडल पास, ये कहाँ पे है? देखिए, ये जो इंडिया चाइना का डिस्प्यूटेड रीजन है, डेमचौक सेक्टर है, वहाँ पे क्या है, कुछ भारतीय चरवाहे हैं जो अपने जानवर वगैरह चरा रहे थे। उनको जो ये चीनी सेना के सोल्जर थे, उन्होंने वहाँ पे रोक दिया है उनको। उसके बाद से ये डिस्प्यूट क्रिएट हो गया है और ये चर्चा में है। अब आपको वैसे तो ज्योग्राफी में बताया जा रहा है, एक पार्ट हो चुका है ज्योग्राफी का, आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी आप मैप में लद्दाख में ये जो सेक्टर है, डेमचौक सेक्टर, वो कहाँ पे है ये ज़रूर जाके देखिएगा आप। और भी ये जो जंक्शन वगैरह हैं वो वैसे तो करवा देंगे, फिर भी आप अपने लेवल पे भी एक बार ज़रूर देखिएगा। सैडल पास कहाँ पे है? लद्दाख में है ये। और लद्दाख में कहाँ पे है? ईस्टर्न लद्दाख में, पूर्वी लद्दाख में है। ये डेमचौक सेक्टर है, वहाँ पे है। और स्पेशली है ये चारडिंग, जो निगलुंग नाला है उसके जंक्शन पे है ये ध्यान रखना है। CNN, चारडिंग, निगलुंग और ये नाला। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्मॉल सेल इन 5G टेक्नोलॉजी। देखिए, 5G में जो ये छोटी कोशिकाएं, इनके बारे में ये जो स्टेटमेंट है इनको देखते हैं। स्मॉल सेल्स आर लो पावर्ड बेस स्टेशंस दैट हैव ए कवरेज रेंज फ्रॉम ए फ्यू मीटर्स टू ए फ्यू हंड्रेड मीटर्स। ये जो छोटे सेल हैं ये कम शक्ति वाले होते हैं, इनकी रेंज है जो कुछ मीटर से या 100 मीटर तक ही होती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्मॉल सेल्स आर नॉट नीडेड फॉर डिप्लॉइंग 5G अनलाइक अर्लियर जनरेशन सच एज 4G बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंसी
ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ए इसका करेक्ट आंसर है। भाई ये कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी के कारण जो लास्ट टाइम 4G के टाइम पे है जो ये तैनात किए गए थे, उनको 5G को तैनात करने के लिए छोटे सेलों की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा नहीं है, उनकी ज़रूरत होगी। A dialogue between a human being and a computer program that occurs simultaneously in various forms is described as। ये जो मानव और जो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है उसके बीच में जो डायलॉग है उसको किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। जो ये मानव संचार इंटरेक्टिव है, एक्चुअली ये इंटरेक्टिविटी बोलते हैं इसको, जो ये ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में है डायलॉग, उसको इंटरेक्टिविटी बोलते हैं। लिस्ट मैच करनी है, लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। ये है ओजोन होल। ओजोन जो होल है, ओजोन छिद्र, ये यूवी विकिरण, यूवी रेडिएशन, बी जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके साथ एसोसिएटेड है, मीथेन, सी नेचुरल हैजार्ड्स, ये जो प्राकृतिक खतरे हैं, ये सुनामी, एंड देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो सतत विकास है, इकोसेंट्रिज्म ये जो पारिस्थितिकी केंद्रीयता है, इसमें डी। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी सी ए डी। फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, अभी ऑफर चल रहा है 4 से और 6 सितंबर तक। आपके सब्जेक्ट और जीएस पेपर फर्स्ट में दोनों में चल रहा है, इसको मिस मत कीजिएगा। आपको इसका काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, रेगुलरिटी बनी रहेगी, नॉलेज इंप्रूव होगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपकी प्रैक्टिस कर भी अच्छी हो जाएगी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस। सो ये जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए हैं, ये जो MDGs हैं, सतत विकास लक्ष्य, इनके कथनों पे विचार करना है। जो दे रखे इनमें से कौन सा सही है, करेक्ट कौन सा है, वो देखना है इन स्टेटमेंट्स में से हमें। इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, किसके बारे में बात हो रही है कि ये जो यूनाइटेड नेशन ने इनको अडॉप्ट किया है, जो ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है, इनके बारे में बात हो रही है कि किस कॉन्टेक्स्ट में है। तो ये गरीबी और भूख मिटाने के लिए है। दूसरा है इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, जो मातृ स्वास्थ्य है उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए है। रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, एक जो किसी चीज़ का कंजप्शन और प्रोडक्शन होता है, उसका उत्पादन होता है, उसकी खपत होती है, उसमें जिम्मेदारी। एंड रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, जो बाल मृत्यु दर है उसमें कमी। अब इनमें से कौन से सही है, हमें ये देखना है। यूनाइटेड नेशन ने जो सस्टेनेबल ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल अडॉप्ट किया है, ये जो दे रखे हैं इनमें से कौन से सही है। देखिए सही इसमें से फर्स्ट सही है, इस कॉन्टेक्स्ट में ही है ये। देन इसमें सेकंड भी सही है। ये जो रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन है, ये इसमें नहीं है। रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये इसी का पार्ट है। सी इसका करेक्ट आंसर है। Which one of the following computer components is fastest in terms of speed of access? स्पीड ऑफ एक्सेस मतलब एक्सेस करने की स्पीड है किसी चीज़ को, तो इसमें से कौन सा जो कंप्यूटर कंपोनेंट है वो सबसे फास्ट एक्सेस होगा, जल्दी एक्सेस कौन सा होगा। देखिए आपने एक जनरली देखते हैं मोबाइल हो या लैपटॉप हो, कोई और कंप्यूटर या टैब वगैरह हो, सब में क्या है, हम जब इनको देखते हैं तो देखते हैं रैम कितनी है,
इसकी प्रोसेसिंग ये डिसाइड करता है। रोम इसकी मेमोरी कितनी है वो तो हम जो स्टोरेज करेंगे वो रहता है, लेकिन जो प्रोसेसिंग है इसकी स्पीड डिपेंड करती है इसकी रैम कितनी है। और रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये ध्यान रखना है, ये स्पीड इसी पे डिपेंड करता है, कंप्यूटर की स्पीड। कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, वो देखते हैं आप 2G रैम है 4G रैम है, वो यही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्रेंसेज समिट इज ऑल्सो नोन एज UN कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। UN कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनमें से कौन सी जो कॉन्फ्रेंस है, समिट है, ये यूनाइटेड नेशन का जो सतत विकास कार्यक्रम है उससे संबंधित है ये। द स्टॉकहोम, देखिए अगर आपने ये नहीं पढ़े हैं अभी तक ये, तो इनको पढ़ लीजिएगा एक एक। और वैसे मैं ये करवा रखा हूँ पहले टेस्ट में, अगर आपने वो टेस्ट नहीं देखे हैं तो सारे टेस्ट देख लीजिएगा, अदरवाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको ये मिल जाएगी सबकी इनकी। और एनवायरनमेंट का अलग से टेस्ट भी करवाएंगे, उसके बाद में एनवायरनमेंट का जब रिवीजन टेस्ट करवाएंगे तो ये कुछ भी नहीं छूटेगा आपका, एक एक आपकी उंगलियों पे रहेगा ये, अगर आप रेगुलर टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हैं सीरियसली तो। इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा ये UN कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन का जो सतत विकास कार्यक्रम है, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ये है रियो +20 कॉन्फ्रेंस है। ये पृथ्वी सम्मेलन 2012 भी बोला जाता है इसको। ये कहाँ पे हुआ था? रियो में हुआ था। रियो कहाँ है? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में है। डी इसका करेक्ट आंसर है। बाकी जो ऊपर दे रखे हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से नहीं है। पोर्ट क्लांग सीन इन न्यूज रिसेंटली इज सिचुएटेड इन, ये जो अभी न्यूज में चल रहा है ये पोर्ट क्लैंग, ये कहाँ पे है? पोर्ट क्लांग ये है, ये जो पोर्ट है ये इसको बोला जाता है गेटवे ऑफ मलेशिया। मलेशिया का ये समुद्र के रास्ते से मुख्य द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार है मलेशिया का समुद्र के रास्ते से। पहले क्या था, जब जो औपनिवेशिक काल था उसके टाइम पे क्या था, जो पोर्ट स्वेटनहैम था इसका नाम, लेकिन जुलाई 1972 में इसका नाम बदल कर पोर्ट क्लैंग कर दिया था। और ये मलेशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है, तो ये अभी चर्चा में है। ये शहर भी है पोर्ट क्लैंग, एक्चुअली बंदरगाह भी है यहाँ। विच इज ए टाइप ऑफ मेमोरी सर्किट दैट होल्ड्स द कंप्यूटर्स स्टार्टअप रूटीन। जब आप पीसी को, कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो जो स्टार्टअप का इसका प्रोसेस है, जो स्टार्ट कैसे होगा, कितने टाइम में होगा, स्टार्ट होगा, उसके साथ साथ और कौन सी जो आपके सॉफ्टवेयर वगैरह हैं वो रन करेंगे, ये कौन करता है, ये सब हैंडल कौन होल्ड करता है इन सब चीज़ों को। सो आपका जब कंप्यूटर ऑन होता है तो उसका जो मेमोरी सर्किट है कंप्यूटर का, या स्टार्टअप रूटीन है, उसमें जो मेमोरी सर्किट है उसको, जो रोम है कंप्यूटर की, रीड ओनली मेमोरी, ये इसको होल्ड करता है। इसको रोम को एक सर्किट में रखा जाता है। ये एक्चुअली का जो मदरबोर्ड में प्लग करके सी इसका करेक्ट आंसर है। तो दो चीज़ें क्लियर हो गई आपकी, आपके कंप्यूटर की स्पीड रैम, और आपका कंप्यूटर जो स्टार्ट होगा वो रोम उसको होल्ड करती है। डैम एंड द एसोसिएटेड रिवर्स, बांध और ये नदियां हैं, इनको मैच करवाना है। डैम है, बांकड़ा बांध है, बांकड़ा नांगल डैम है, ये कौन सी रिवर पे है? पढ़ रखा होगा, ये सतलज रिवर पे है। नागार्जुन सागर डैम कहाँ पे है? नागार्जुन सागर डैम है, ये कृष्णा रिवर पे है। जो पांचेत डैम है ये
दामोदर रिवर पे है झारखंड में, सो दिस वन इज करेक्ट वन। हीराकुंड, हीराकुंड है जो महानदी पे है, हीराकुंड महानदी पे, महानदी कहाँ, उड़ीसा में। और जो टिहरी डैम है, टिहरी बांध, ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में भागीरथी रिवर पे है ये। अब ये देख लीजिए करेक्ट आंसर क्या रहेगा। ये एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में, इनको सीरियस लेना आपको। 20 का करेक्ट आंसर है। Which of the following came to India after the Second World War in 1946? इनमें से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में 1946 में भारत आया था, इनमें से कौन आया था? देखिए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था उसके बाद में जो एटली की नव निर्वाचित सरकार थी वहाँ पे ब्रिटेन में क्लेमेंट एटली, उसने क्या है भारत में एक नई गवर्नमेंट का गठन करने के लिए ये 1946 में कैबिनेट मिशन को भारत भेजा था। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है, नई गवर्नमेंट बनाने के लिए या भारत एक स्वतंत्र भारत सरकार के गठन के लिए कैबिनेट मिशन को भेजा था क्लेमेंट एटली ने। अभी आश्वासन कैंपेन, आश्वासन कैंपेन सीन इन न्यूज इज एन इनिशिएटिव ऑफ, ये जो समाचार अभी न्यूज वगैरह में चल देखा होगा, पढ़ा होगा कहीं आपने, आश्वासन अभियान, ये किसकी पहल है, ये किसने शुरू किया आश्वासन अभियान? ये जो आश्वासन अभियान है ये इनिशिएटिव शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने। एक क्वेश्चन आता है इस तरीके से, ध्यान में रखिएगा। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, उससे सपोर्ट रहता है, सब्सक्राइब जरूर करें। ज़्यादा आपको बोला नहीं जाता है लेकिन फिर भी आप लोग कर लिया करिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा टाइम पे। ये बायोस्फीयर रिजर्व्स है एंड किस एरिया में किस लोकेशन में है ये बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये दिया हुआ है। तो देखते हैं, जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ये वेस्टर्न घाट में है, और वेस्टर्न घाट में है, ये एक इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व भी है। अब वेस्टर्न घाट इसमें ऑप्शन में इधर है, देखिए ये इधर है। सो नीलगिरी कहाँ पे है, वेस्टर्न घाट में, पश्चिमी घाट में है ये एक इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी है। मानस एक्चुअली मानस राष्ट्रीय उद्यान है, मानस नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है, ये आसाम में है। सो इसका जो करेक्ट आएगा ये आएगा ईस्टर्न हिमालय, जो हिमालय का फुटहिल्स है, भूटानी हिमालय जो आसाम भूटान वाला है, सिक्किम आसाम भूटान ईस्टर्न हिमालय, वहाँ पे है ये। सिमलीपाल नेशनल पार्क है, ये कहाँ पे है, उड़ीसा में है। उड़ीसा में कौन सी जगह है, ये उड़ीसा का जो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है उसमें है सिमलीपाल नेशनल पार्क। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डेक्कन पेनिनसुला। एंड लास्ट जो अचनकमार अमरकंटक है, ये अचनकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है ये। सेकंड वन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसी हिसाब से मैच करके इसका जो आंसर निकलता है वो देखते हैं। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना की बात हो रही है। भारतमाला परियोजना इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम फुली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारतमाला परियोजना ये कह रहा है कि एक स्टेटमेंट फर्स्ट में है कि ये एक केंद्र की योजना है और जिसको पूरी तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है भारत सरकार वो ही इसको फंड कर रही है।
सो ये तो सही नहीं है। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव of this scheme is constructing roads that fall in the border road और international connectivity category। ये जो योजना है भारतमाला परियोजना, इसका उद्देश्य क्या है? उन सड़कों का निर्माण करना है जो सिर्फ जो सीमा पे है सड़क, या जो इंटरनेशनल संपर्क श्रेणी में आती है, इंटरनेशनल बॉर्डर है या फिर बॉर्डर है। तो ये स्टेटमेंट सही है, 20 का करेक्ट आंसर होगा। Which of the following rates is used by banks in India as a reference to price the rupee loan and advances? ये जो बैंक में रुपए या फिर एडवांस में जो उनकी कीमत है अग्रिम, उनके संदर्भ में है कि किस दर का उपयोग किया जाता है, किस बैंक रेट का, कौन सी जो रेट है वो यूज करते हैं बैंक। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस बैंक दर का, कौन सी बैंक रेट का यूज किया जाता है किसके लिए? भारत में बैंकों द्वारा जो ऋण है या फिर उसकी एडवांस है उसके लिए। सो जो लोन है, रुपी लोन, उसके लिए MCLR रेट है, उसको यूज किया जाता है। कौन सी रेट को? MCLR रेट। Which one of the following non-conventional energy sources can be exploited most economically? इनमें से जो कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है जो सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से उसका दोहन किया जा सकता है? ऐसा है क्वेश्चन हिंदी में कि उसका आर्थिक रूप से दोहन। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है टेस्ट सीरीज, तो आप ये ना समझे कि यहाँ इंग्लिश में करवाया जा रहा है तो हिंदी में नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स कैन बी एक्सप्लॉइटेड मोस्ट इकोनॉमिकली, जिसको सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है वो सोलर है। CSA 6 सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू, ये जो CSA 6 है ये अभी न्यूज वगैरह में चलता है। ये क्या है? ये जो सेल साइकिल है उसका रेगुलेशन है, जो कोशिका चक्र है उसका रेगुलेशन है। ये अभी कोशिका चक्र ये मत करना, ये आपके बायोलॉजी का क्वेश्चन है या क्या है? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और जो ऊपर किया है वो उसी का क्वेश्चन है। इन टर्म्स ऑफ, आपके सिलेबस में है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ टोटल CO2 एमिशन फ्रॉम ए कंट्री आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस। CO2 एमिशन में कौन सा कंट्री ज़्यादा करता है CO2 एमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, और उसके बाद दूसरा कौन सा, इस तरीके से ऑर्डर में सेट करना है। देखिए पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो CO2 का एमिशन कर रहे हैं उनमें चाइना सबसे टॉप पे है, 11680, ये चाइना का है। अमेरिका का है जो 4535 है, इंडिया का 2411 है, देन रसिया का 1674 है, इसके बाद जापान, ईरान, इस तरीके से आते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो सबसे ज़्यादा CO2 एमिशन करता है वो चाइना, दूसरे पे अमेरिका है, और फिर हमारा तो अमेरिका से भी आधे पे जाके करते हैं। लेकिन चाइना और अमेरिका है ये कम नहीं कर रहे हैं। ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको कहते हैं भाई हम फंड करेंगे तुम्हें, तुम सोलर वगैरह ये इलेक्ट्रिक व्हीकल ये क्रिएट करो, तुम्हारे वहाँ, अपने वहाँ नहीं कर रहे ये लोग। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आएगा चाइना, USA, इंडिया एंड रसिया। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी वे में। आपको टेस्ट सीरीज में पूरे आप 30 क्वेश्चन करवाए जाते हैं। जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आपको सभी टेस्ट में 30 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप ये ना समझे कि यहाँ पे आपको YouTube पे 30 नहीं करवाए जा रहे हैं, वहाँ पे देखिए यहाँ जितना पॉसिबल होता है करवा देते हैं। आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अभी तो ऑफर चल रहा है 4 से और 6 सितंबर के बीच में टीचर्स डे को लेके। विच अमंग द फॉलोइंग करेक्टली डिनोट्स द प्राइमरी डिफिसिट, करेक्टली डिनोट्स द प्राइमरी डिफिसिट, ये जो प्राथमिक घाटा है
उसको सही तरीके से कौन डिनोट करता है, इनमें से कौन सा सही तरीके से उसको दर्शाता है। जो प्राइमरी घाटा है वो क्या होता है, राजकोषीय घाटा और उसमें से ब्याज भुगतान है उसको डिडक्ट कर दो। फिस्कल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ये क्या होता है, प्राइमरी डिफिसिट होता है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। नीचे आपको पूरी डिटेल अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, व्हाट्सअप नंबर, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।